अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब मैं आप सब के लिए दीदा दिल फरशरा एक खूबसूरत सा नावल है टॉप के लिए, जिसका नाम है दिल शहर मोहब्बत, राइटर हया बुखारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी सुन लीजिए। या अल्लाह, तेज़ आवाज़ पर रिसाले में सर दिए बैठी सिदरा ने फ़ौरन एक नज़र सामने दुनिया और माफिया से कतई बेखबर सोती अबीरा पर डाली। ये महारानी अभी तक सो रही हैं। अरे क्या रात को इसे नींद ही नहीं आती जो दिन चढ़े तक इसे कोई होश नहीं रहता। सुगरा बेगम ने एक तेज़ निगाह सिदरा की तरफ की। मुझे क्या पता अम्मी, उठाओ इसे, कहो किचन देखे। तुम भी अभी इस किताब की जान छोड़ो, कपड़ों के ढेर लगे, धोने नहीं है क्या। वो इसे सुनाकर बाहर जाने लगी। निगाह भटकती एक बार फिर गहरी नींद सोती अबीरा पर पड़ गई। दोनों बेटियों ने ससुराल जाकर नाक कटवानी है मेरी। सोई अबीरा की कमर पर जोरदार धप रसीद की। वह बस ज़रा सा कुसमुसाई। उठाओ इस ढीठ को, मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाती बाहर निकल गई तो सिदरा ने सुख का सांस लिया। तौबा, अम्मी भी ना हिला के रख देती हैं। इसने अपना मोटा सा चश्मा सही किया और पूरी दिलजमी से अबीरा को उठाने लग गई। क्या मुसीबत है सिदरा की बच्ची, सोने दो। वो इसे ज़ोर से धक्का मारती करवट बदल गई। सिदरा इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थी, तभी बेड से नीचे जा गिरी थी। इसे शदीद गुस्सा आ गया। इस बार इसने आओ देखा ना ताओ फ़ौरन कंबल खींच के दूर फेंक दिया। अब की बार वो तड़प के उठ बैठी थी। साथ साथ दायां बाजू भी सहलाया जा रहा था, जिस पे सिदरा ने ज़ोर से चुटकी काटी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? ख्वाबीदा आंखों में नमी सी उतरी। बिल्कुल नहीं आती, साफ जवाब आया। और अम्मी आखिरी वार्निंग दे के गई हैं, अगर अब भी तुमने बिस्तर ना छोड़ा तो मरहूम दादा अब्बू की बैत की छड़ी होगी और तुम। सिदरा ने इसे डराने की पूरी कोशिश की और तवक्को के ऐन मुताबिक बिस्तर छोड़ के उठ खड़ी हुई थी। क्या यार, फुप्पो को मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है, ज़रा जो आराम करने दें। स्लीपर्स में पाँव घुसाते हुए बेबसी से बोली। दुश्मनी नहीं, प्यार कहो। ओके, हमारी ही भलाई चाहती हैं वो। घर के हालात तुम्हारे सामने, स्टेटस फिर भी लड़कियों के ऐप छुपा लेता है, और हमारे ऐप हमारी अच्छी तरबियत, इखलाक और सुघड़ापा ही छुपा सकता है। सिदरा ने ऐनक के पीछे से झांकते हुए किसी बड़ी बूढ़ी की तरह इसे समझाते हुए कहा। अल्लाह माफ़ी, ऐप कौन से? तुम्हारा तो फिर भी ये अंकल जेदी वाला चश्मा है। मुझे तो अल्लाह ने अच्छा खासा बनाया है। फर्जी कॉलर झटकते हुए बोली। खैर, कम तो मैं भी नहीं हूँ, मगर मेरी मुराद हमारी गुर्बत से है। आज के दौर में यही सबसे बड़ा ऐब है। आजकल ना लड़कियों की सूरत को अहमियत दी जाती है, ना सीरत को। आजकल तो इस मेयार को सिर्फ दौलत पे रख दिया गया है। वही बहू अच्छी जो जहेज से घर भर दे। अब अपनी सुरैया बाजी को देख लो, सूरत सीरत में यकता, मगर सिर्फ मोटरसाइकिल की फरमाइश पूरी ना कर सकने की वजह से शादी की तारीख ख़त्म कर दी गई, मंगनी भी तोड़ दी गई। सिदरा ने अपनी पड़ोसन की बात की तो अबीरा भी तासुफ से सर हिलाने लगी। सच में 2 दिन रोती रही बेचारी घर वालों से छुप छुप कर। अबीरा के लहजे में दुख था। छुप छुप कर? तो तुमने कहाँ देख लिया? सिदरा ने अपनी आदत के मुताबिक बात पकड़ी। छत पे रोती थी ना, मैंने भी छत से देखा छुप छुप कर। दाएं आँख दबाते हुए मुस्काई तो सिदरा भी मुस्कुरा दी। बैत की छड़ी उठाऊं या दोनों बाहर मरोगी? सुगरा की चीखती आवाज़ पे जहाँ सिदरा हड़बड़ाकर बाहर भागी थी, वहीं अबीरा ने बाथरूम में पनाह ली थी। आज मौसम सुबह से बेहद खुशगवार था। सुबह से जारी नन्ही मुन्नी बारिश की बूंदों की किनमिन ने जैसे रूह तक को सरशारी सी बख्शी थी। वो ऊपर छत पे सबसे आखिरी सीढ़ी पे पैर लटकाए एयरफोन कानों में न जाने क्या सपने देखे जा रही थी, इन्हें कानों में ठूंस कर। क्या मानूस सी महक महसूस करती झट से आंखें वाकी। पकौड़े। इसके मुंह से हल्की सी पुरजोश सी चीख बरामद हुई। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती किचन की तरफ भागी, जहाँ सुगरा फुप्पो सब्ज़ी काटने में मसरूफ़ थी। इसे यूँ भाग कर अंदर आते देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा था, क्या हुआ, खैरियत? कुछ नहीं फुप्पो, वो हकलाई। लड़की सुधर जाओ। कुछ नहीं है तो यूँ दौड़ती क्यों आ रही हो? क्या आर्मी वालों ने शिकारी कुत्ते पीछे छोड़ दिए, या पुलिस वालों ने खोजी पीछे लगा दिए? उनके हौलनाक अंदाज़ों पे दिल में कांप के रह गई। अल्लाह का नाम लें फुप्पो, मैं कोई चोर डाकू दहशतगर्द थोड़ी हूँ। इनसे कुछ कम भी नहीं हो वैसे तुम। आरिफ न जाने कब वहाँ आया था। अबीरा ने गुस्सीली निगाहों से इसे घूरा, मगर वहाँ परवाह ही किसे थी। और ये क्या, कानों में हर वक्त तारे डाले फिरती हो? फुप्पो ने इसके एयरफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो वो बेख्तियारी ने मजबूती से थाम गई।
ऐसा ना हो तारे कान में लगाने का ये शौक़ तुम्हें भी ले डूबे, जैसे सिदरा को दिन रात पढ़ाई का जुनून ले डूबा। इसे तो ये मोटा चश्मा लग गया, तुम्हें कहीं बहरों वाले आले ना लगाने पड़ जाएं। अबीरा का तो दिल दहल गया, दोनों कानों से तारे खींच कर हाथ में आ गईं। बद्दुआ तो न दें फुप्पो, अगर मेरी समात कमज़ोर होती तो ये लगाए रखने के बावजूद भी मैं आपकी आवाज़ सुन पाती। मैंने भी अभी का नहीं कहा, ये शौक़ ऐसे छोटे मोटे तोहफे यादगार में दे ही जाते हैं। खुदा की पनाह, नमाज और कुरान के लिए मार मार के उठाओ तब भी नहीं उठती, और अपने फजूल शौक़ के लिए सारा दिन भी लगा लें तो कोई अफसोस नहीं। अच्छा अब जल्दी से आटा गूंद लो, मैं ज़रा 2 घड़ी आराम कर लूँ। सालन सिदरा बना लेगी, इसे हुक्म सुनाती बाहर चली गई। पता नहीं मुझे क्या मार पड़ी थी पकौड़ों की खुशबू पर, किचन की तरफ दौड़ी आई। रूहान सी होती मोबाइल मेज़ पर पटकते हुए बोली, ओह वो तो सुरैया बाजी बना रही थी, मुझे कहा कि घर भी लेते जाओ। मगर तुम्हें पता है कि मुझे ऐसे काम करते हुए शर्म आती है। आरिफ मज़े से टांगे मेज़ पर जमाते हुए बोला, अल्लाह तुमसे पूछेगा आरिफ, खुद खा कर आ गए और मैं बेचारी। खुद बना लो, खाने की शेर हो मगर मजाल है कभी खुद भी कुछ पकाया हो। इसका दिल चाहा इसे खूब सुनाए, मगर फिर दिल में कुड़ती रुख मोड़कर आटा निकालने लगी। खाओगी पकौड़े? बहुत करीब से बोला था। नहीं, मुझे तो बदहज़मी हो जाती है पकौड़े खाकर। वो जले भुने लहजे में बोली। आरिफ के लबों पर मुस्कुराहट मचली। चलो तुम भी क्या याद करोगी, किस सखी से पाला पड़ा है, लाता हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े। वो मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बहुत सजती थी। अबीरा ने तस्लीम किया, मगर फुप्पो, इसे फ़ौरन ख्याल आया, काम सारे सलीके से निपटा लेना, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी फिर, और वैसे भी आज मुझे ट्यूशन के पैसे मिले हैं, सो आज तो ऐश बनता है ना। उसने अबीरा की गीले आटे से भरा हाथ पकड़कर उसे उसी के चेहरे पर मलते हुए कहा। वह हूँ करती रहेगी, शरारत से कह के वो तेज़ी से बाहर निकल गया। वो मुंह साफ करती से देर तक नवाजती रही। पिछले 2 घंटों से लाइट नहीं थी, और अबीरा को जब तक लाइट ना आती नींद ही नहीं आती थी। और अगर अबीरा को नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब था कि सिदरा ने भी लाजमी जागना था। वो लाख सोने की कोशिश कर लेती, मगर अबीरा हर हाल में इसे नाकाम बनाकर छोड़ती। अभी भी उसका नींद से बुरा हाल था। अबीरा बार बार इसे इस कदर शदीद झटका देती कि वो मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाती। चंद ही लम्हों बाद इसकी घनी पलकें दोबारा गिरने लगती। क्या मुसीबत है अबीरा, सोने दो ना, आखिर सिदरा ने तड़प कर इल्तजा की। 1-2 घंटे अगर मेरे लिए जाग लोगी तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी, इसने चिल्ला कर ख़बरदार किया। तो तुम क्यों जाग रही हो, सो जाओ ना। चलो छत पर चलते हैं, देखो मौसम कितना सर्द सा हो रहा है, सच में बड़ा मज़ा आएगा। अबीरा को नया ख्याल सोचा। सिदरा का सर मज़ीद लटक गया। प्लीज़ अबीरा जाओ, मुझे सख्त नींद आई है। अब इस वक्त यूँ झूल झाल कर कौन जाए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर। तो मुँह पे पानी डाल लो सिदरा, प्लीज़ मेरी खातिर। अबीरा ने आखिरी हरबा आजमाया और इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सिदरा इसके लिए फ़ौरन राज़ी हो गई। चलो मेरी माँ। लम्बी जबाई लेते हुए इसने 5 स्लीपर्स में डाले। थैंक यू। वो खुश होते हुए तेज़ी से बाहर निकली। बाहर मौसम वाकई सर्द सा था, मगर खुशगवार हद तक। हवा में ज़रा सी नमी महसूस हो रही थी। छत पर आती सिदरा का मूड भी बहाल हो चुका था। वो ख़ुद को वाकई फ़्रेश महसूस कर रही थी। सिदरा ने कमरे के साथ पड़ी चारपाई सहन के बिल्कुल दरमियान में ला बिछाई। अबीरा टार्च आसमान की तरफ किए जलाने बुझाने में मसरूफ़ थी। कौन है वहाँ? दूसरी तरफ सुरैया बाजी की आवाज़ सुनकर दोनों उछली थी। सुरैया बाजी भी जाग रही हैं, यकजुबान हो के बोल रही थी। फ़ौरन छोटी सी दीवार के करीब चली आईं। हाँ मैं सुरैया बाजी। उनकी आवाज़ सुनकर कोई आहिस्ता आहिस्ता चलते उनके करीब आया था। आंखें अंधेरे में देखने की इतनी आदी हो चुकी थीं कि एक दूसरे को वो तीनों बखूबी देख सकती थीं। खैरियत तो है? हसास सी सिदरा को उनकी फ़िक्र हुई। ये तो मुझे तुम बताओ। सुरैया मुस्कुराई। वही हमेशा वाला मसला, लाइट नहीं थी, सो महारानी को नींद नहीं आ रही थी। अब सुबह फिर 10-11 बजे उठेंगी। मगर आप क्यों जाग रही हैं? अबीरा भी हैरान थी। इंसान हो यार, आज मुझे भी नींद ही नहीं आ रही, सुरैया ने जवाब दिया। अच्छा आए इधर आ जाएं। सिदरा ने उसे ऑफ़र की तो वो ज़रा सा उछली और दीवार के ऊपर से उनकी तरफ आ गई। चलो ये तो और भी अच्छा हो गया, अब तीनों मिलकर बातें करेंगे। अबीरा पुरजोश सी चारपाई पर बैठते हुए बोली, वैसे सुरैया बाजी कितना अच्छा हो कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहें। पागल, ज़िंदगी ऐसे थोड़ी गुजारी जाती है, तुम्हें पता है। अगर ज़िंदगी में तब्दीली ना हो तो हम सब उकता जाएं, दिल ही मर जाएं। सुरैया मुस्कुराते हुए बोली थी। अब देखो, अगर तुम बार बार फेल होकर एक ही क्लास में बैठी रहो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
بس زندگی بھی ایک کلاس روم کی طرح ہے، روز نئی کتاب، نیا باب۔ ہم آج ساتھ ہیں مگر کل ہم جن کے ساتھ ہوں گے وہ شاید ہم ان رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ ثریا نے خوبصورتی سے اسے سمجھایا، تم بہت سویٹ ہو، بہت خوش قسمت ہوگا وہ جو تمہیں لے کر جائے گا۔ ثریا نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، اسے بھلا گھر لے کر کون جائے گا؟ عبیرہ نے شریر لہجے میں کہا۔ یہ سادہ سا حلیہ بالوں میں ہر وقت اتنا تیل لگائے رکھتی ہے کہ جیسے اگلے دن تیل مارکیٹ میں ختم ہی ہو جائے گا۔ ہاں چشمہ ذرا دیکھو، اتنا موٹا، بھلا آج کے دور میں ایسی لڑکیوں کو کون پسند کرتا ہے؟ نہ لے کر جائے کوئی، میں امی کے پاس ہی ٹھیک ہوں، بلکہ اب تو میں اور زیادہ تیل لگایا کروں گی اگر ایسی بات ہے تو۔ توبہ لڑکی، تم تو بالکل ہی بات دل پہ لے لیتی ہو۔ ثریا نے اسے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اچھا بہت دیر ہو گئی، جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لائٹ آ چکی تھی تبھی ثریا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اپنے اپنے بستر میں گھسیں ایک دوسرے کی باتوں کو سوچے جا رہی تھیں۔ بی اے کا رزلٹ بے حد شاندار رہا تھا۔ سدرا اور عبیرہ دونوں ہی بے حد خوش تھیں۔ عارف نے دونوں کو جی بھر کے نہ صرف سیر کروائی بلکہ ان کی پسندیدہ آئس کریم بھی کھلائی۔ دونوں خوشی سے بے حال تھیں۔ ابھی سدرا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ سغرا نے اسے کمرے میں آنے کو کہا۔ وہ جلدی سے ماں کے پاس پہنچی تھی۔ جی امی، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سغرا بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی امی۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تمہارے اور عبیرہ کے نمبر بہت اچھے ہیں اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ تم دونوں کو آگے پڑھنے کا شوق ہے، خاص کر تمہارے جنون سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میں تم دونوں کو یونیورسٹی نہیں بھیج سکتی۔ اس معاملے میں تم دونوں عارف سے کوئی ذکر نہیں کرو گی۔ اگر وہ تم دونوں سے اس بارے میں خود پوچھے بھی تو تم دونوں نے طریقے سے اسے ٹال دینا ہے۔ یہ بات تم عبیرہ کو اچھی طرح سمجھا دو، میں نے اگر اس سے بات کی تو ضرور ہنگامہ کرے گی، تب بات ضرور عارف تک پہنچے گی، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سدرا خاموش رہی مگر آنکھوں کے دیے مدھم سے پڑ گئے تھے۔ اور ہاں، تم بھی عبیرہ سے اس وقت ہی بات کرنا جب عارف باہر ہو اور اس کے آنے میں کافی وقت بھی ہو۔ میں نہیں چاہتی کسی بھی حال میں اسے اس بات کا پتہ چلے۔ بیٹی کا بجھتا چہرہ دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا مگر وہ ضبط کر گئیں۔ اب جاؤ رات کے کھانے کی تیاری کرو، عبیرہ کو بھی ساتھ ملا لینا۔ یہ جو تم اس کی مدد کرنے کی غرض سے اس کے کئی کام خود کر لیتی ہو نا، یہ اس کے ساتھ نیکی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ اگر اس عمر میں کاہلی اور کام چوری اس کی عادت بن گئی تو ساری زندگی تم موجود نہیں رہو گی تو اس کی مدد کے لیے، تب اسے بے حد پریشانی بھی ہوگی۔ سو تم دونوں کے لیے اچھا یہی ہے کہ وقت پہ یہ سمجھ جاؤ۔ سدرا خاموشی سے سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی اور کچن میں آ کر کھانے کی تیاری میں لگ گئی، مگر اس کا سارا دھیان کمرے میں موجود عبیرہ کی طرف تھا۔ اسے جیسے یہ بات پتہ چلتی کہ امی نے یونیورسٹی داخلہ دلوانے سے منع کر دیا تو اس نے شور مچا دینا تھا، اور اس طرح عارف سے یہ بات کسی طور چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب اسے یہ بھی سوچنا تھا کہ کس طرح امی کی بات عبیرہ تک پہنچائے کہ وہ راضی ہو جائے، شور بھی نہ کرے اور عارف بھی اس معاملے سے دور رہے، لیکن اسے کوئی راہ سجائی نہ دے رہی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ بات عبیرہ کو اس کی ماں سے مزید دور کر سکتی تھی، متنفر کر سکتی تھی اسے، اور یہ گوارا نہ تھا اس کے لیے قطعی۔ نہیں، میں عبیرہ سے بالکل صاف صاف بات کروں گی، وہ بہت اچھی ہے، ضرور امی کی پرابلم سمجھ جائے گی۔ میں اسے سمجھاؤں گی اور میں جانتی ہوں وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے عبیرہ، چپ بھی کر جاؤ، سدرا نے چڑھ کر کہا تھا، اور عبیرہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے نہ صرف روئی جا رہی تھی بلکہ زور زور سے شوں شاں بھی جاری تھی، مزید کلس کر رہ گئی۔ اچھا مصیبت بھی مجھے ہے؟ ہاں بھائی، تمہیں کیا تکلیف؟ وہ بدلحاظ ہوئی۔ مجھے کیا تکلیف؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ سدرا کو پہلی بار اس پہ شدید غصہ آیا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے نا سدرا بی بی، تمہاری تو امی ہے وہ، تمہیں بھلا ان کی کوئی بات غلط کیسے لگ سکتی ہے؟ مزید تیز ہوئی۔ سدرا اسے تعصب سے دیکھے گئی۔ تو کتنی بدگمان ہو عبیرہ، حالانکہ دیکھا جائے تو امی نے ہمیشہ تمہیں اپنی سگی بیٹی سمجھا ہے، تمہارے اور میرے ساتھ برتاؤ میں ذرا بھی فرق نہیں رکھا، پھر بھی توفہ تم پر شدید خفا تھی، مگر پرواہ ہی کسے تھی؟ تو پھر ایسا کیوں؟ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے کہ بی اے کلیئر کرنے کے بعد یونیورسٹی جاؤں گی، ہمیں بھی کچھ آزادی ملے گی، زندگی کو جینے کا مزہ تو اب آنے والا تھا، مگر تمہاری امی نے ایک مرتبہ پھر سب چکنا چور کر دیا۔ وہ آج بدلحاظی کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ سدرا نے اس کی سوچ پہ افسوس کے ساتھ اس بات کا دل ہی دل میں شکر کیا کہ امی اور عارف اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ تم بالکل غلط سوچ رہی ہو عبیرہ، تم سے زیادہ افسوس مجھے ہے، اور تم بھی اس بات کی گواہ ہو کہ تعلیم میرا جنون ہے۔ تم تو اس کو صرف ایک ایڈونچر کے طور پر لیتی ہو، میرے لیے مقصد حیات تھا، اور ماں سے زیادہ اپنی بیٹی کی خواہشات کو بھلا اور کون سمجھ سکتا ہے؟
सो अगर अम्मी ने आगे पढ़ने से मना कर दिया तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह तो होगी। वो एक बार फिर इसे प्यार से समझाने लगी। मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानती जो दूसरों से इनकी खुशियाँ, इनके ख्वाब छीन ले, समझी तुम? काश बाबा और अम्मी के साथ मैं भी मर गई होती। खुद तो मर गए, मुझे जलते रहने के लिए इस काल कोठरी में छोड़ गए। नफरत से कहती छत की तरफ दौड़ गई थी। सिदरा उसकी लहजे की संगीनी महसूस करके यूं साकित हुई जैसे जान ही नहीं रही थी। चूँकि तब जब ज़ोर से बाहर का दरवाज़ा खटखटाया गया, वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ आई। तभी उसने अबीरा को भी नीचे आते देखा था। वो इसकी तरफ देखे बिना अंदर चली गई थी। उसने आराम से कुंडी खोल दी थी। कहाँ सो गई थी सिदरा? पता भी है 2 कदम चल लूँ तो मेरी जान निकलने लगती है। सुगरा बेगम फूले सांस के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोली। आरिफ सामान से भरे थैले उठाए उनके पीछे पीछे आया। सारे महीने का राशन फिर एक साथ ले आई हूँ। बरकत रहती है और महीना भी आराम से गुजर जाता है। अब रोज़ रोज़ मुझसे नहीं लगाए जाते बाजार के चक्कर। सर्दियों के कपड़े आरिफ के साथ जाकर तुम दोनों खुद ले लेना। चलो सामान रखो, मैं ज़रा कमर सीधी कर लूँ। वो सिदरा को समझाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई कि नज़र अबीरा और सिदरा के मुश्तरका कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी, जो हमेशा तभी बंद होता जब अबीरा का मूड सख्त ऑफ होता था। आरिफ, तुम थैले किचन में रखो और सिदरा तुम ज़रा मेरी बात सुनो बेटा, कहकर कमरे में चली गई। सिदरा तेज़ी से उनके पीछे आई। अबीरा फिर नाराज़ है क्या? उन्होंने बग़ैर इसकी तरफ देखे पूछा। नहीं तो अम्मी है, बस ऐसे ही, आपको पता तो है इसका। तुमने यूनिवर्सिटी वाली बात कही होगी इससे, वो अंदाज़ा लगाते हुए बोली। इस बार सिदरा खामोश रही और उनके पैर दबाने लगी। तभी सुगरा बेगम की आंखों से टपकता वो वाहिद आंसू न देख पाई थी जो बेहद ज़ब्त के बावजूद अपनी हदूद पार कर गया था। जब से होश संभाला, सब बड़ों से एक बात हर मौका पर सुनी कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, जिसे बंदा कभी नहीं समझ पाता। तुम्हारे मामू और मामी की यके बाद दीगरे जवान अमवात ने मुझे दहला कर रख दिया था। मैं नन्ही सी अबीरा को गोद में लिए जब वापस घर आई तो बस अल्लाह की मसलहत ही ढूंढती रही। मगर हम खाकी हैं बेटा, हम इसकी मसलहत का साया तक नहीं पा सकते। उसकी कौन को भला क्या समझ सकते हैं? बस मुझे भी सब्र आ गया। मगर तुम्हारे बाबा की अचानक मौत ने हमारे घर की बुनियादें हिला दी। जब तक वो ज़िंदा थे कभी मुझे घर के कामों के अलावा किसी और काम को हाथ ना लगाने देते थे। मगर उनकी वफ़ात के बाद उनकी थोड़ी बहुत पेंशन और मेरी सिलाई के पैसों से ये घर मैंने कितनी मुश्किलों से चलाया, ये बस मैं और मेरा रब जानता है। मगर जब से गुर्दों की तकलीफ़ हुई है अब गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। आरिफ मशीन चलाने नहीं देता, पेंशन बहुत कम है। इसमें तो 1 महीने का राशन मुकम्मल ना आए, कहाँ मेरी दवाइयों और दूसरे अखराजात। ऊपर से आरिफ की बेरोज़गारी। जितना भी छोटी मोटी नौकरी करके कमा ले, हमारी चंद ज़रूरियात भी मुश्किल से पूरी कर पाता है। वो अपनी नौकरी को लेकर बेहद परेशान है और मैं नहीं चाहती कि इस कदर महंगी तालीम के अखराजात इस पर डालकर इसे मज़ीद परेशान करूं। तुम जानती हो इसे, अगर तुम्हारी और अबीरा की ख्वाहिश की भनक भी पड़ गई तो अपना ख्याल किए बिना जानवरों की तरह काम में जुट जाएगा। ज़रा देर रुकी, सिदरा इन्हें देखने लगी। वह इन्हें बेहद कमज़ोर लगी। तुम अबीरा को समझाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारा रिज़ल्ट बेहद अच्छा आया और मैं बहुत खुश भी हूँ, मगर फिर मैं मना नहीं कर रही, बस आरिफ की जॉब हो जाने दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ सिदरा। अब तुम लोग मेरी ताकत हो। मैं तुम पे सख्ती इसलिए नहीं करती कि बेटियाँ मुझे अजीज़ नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी के हर मोड़ पर ख़ुद को कामयाब बना सको। मुझे कमज़ोर ना करो बेटा, अगर मेरी ताकत नहीं बन सकती तुम तो। सिदरा को उनका लहजा नम सा कर गया। वो उठकर माँ से लिपट गई। खुद ब खुद पलकें भीगने लगी। इसे आज खुद पे गुस्सा आ रहा था और जो पैसे वो और अबीरा फजूल चीज़ों पर ज़ाया कर देते थे वो अम्मी के कई छोटे मसाइल का हल बन सकते थे। दरवाजे की ओट में खड़ी अबीरा के गालों पे लुढ़कता नमकीन पानी इसके दिलो दिमाग पे लिखे सारे शिकवे शिकायतें बहा ले गया था। उसने खुद को दिल ही दिल में कोसा था। ये दरवाजे पे कागज़ तुमने चस्पा किया है? वो जो लहक लहक कर मलका नूर जहाँ बनने की कोशिश में गला फाड़ी जा रही थी। आरिफ की आवाज़ पे इसे देखने लगी। खूबसूरत चमकदार आंखों में नाराज़गी साफ जाहिर थी। तुम देख नहीं रहे, मेरी आस कर रही थी। वो तड़खी। इसके लिए सॉरी। अब बताओ, ये कागज़ तुमने लगाया है बाहर दरवाजे पे? आरिफ उसकी लड़ाका तबीयत से बखूबी वाकिफ़ था, तभी फ़ौरन माजरत भी की, मगर सवाल जूं का तूं रहा। हाँ तो क्या तुम्हें हाथ में पकड़ा के गली में खड़ा कर देती जो दरवाजे पे न चिपकाती? सख्त बदमज़ा हुई। और इसकी बात सुनकर आरिफ इससे भी ज़्यादा मजाल है जो किसी सवाल का सही जवाब दे दो। तासुब से सर हिलाते हुए बोला, अच्छा बाबा, वो कागज़ मैंने ही लगाया, बस खुश, अब जाओ। हाथ जोड़कर कहते दोबारा रियाज के लिए मुंह खोल दिया गया। रुको,
आरिफ ने तेज़ी से इसके चेहरे के आगे हाथ लहराए थे। अब क्या है? बुरी तरह झुंझलाई। तुम्हें क्या ज़रूरत है ट्यूशन पढ़ाने की? मैं हूँ ना तुम सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इसकी बहुत सारी दूसरी बातों में ये खूबी भी अबीरा को बेहद पसंद थी। मैंने कभी इनकार किया, मगर मैं और सिदरा तुम्हारा हाथ बटाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम हमारे लिए फ़िक्रमंद रहते हो और हम तुम्हारे लिए, इस घर के लिए कुछ करना चाहते हैं हम। अब की बार वो संजीदगी से आरिफ की तरफ मुतवज्जा हुई। न जाने क्यों आरिफ को बेहद अच्छा लगा। ओके, जब मेरी जॉब हो जाएगी तो ये सब ख़त्म। वो भी कुछ उलझा हुआ सा था। प्रॉमिस। वैसे भी मुझसे नहीं होती ये सख्तियाँ। दोबारा अपनी जोन में वापस आई। आरिफ मुस्कुरा दिया। ओके भाई, अब तुम अपना रियाज जारी रख सकती हो। ये कहता हो बाहर चला गया। तुमने बताया नहीं। ये रियाज अंकल कौन है? रियाज के लिए खुलता मुंह झट से एक बार फिर बंद हुआ। सिदरा ने फिर सिर्फ एक ही लफ्ज़ पकड़ा था, तुम्हारा होने वाला मियाँ। वो चिल्ला उठी। अल्लाह ना करे, ये अंकल टाइप नाम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो मेहरान, सिकंदर, हीरो टाइप नाम वाला लड़का मिलेगा, देखना। ख्वाब न सिर्फ जागती आंखों में चमकने लगे बल्कि साथ साथ शेर भी होने लगे। मुझे गाना सीखना है, सीखने दोगी? इसने इस बार हाथ जोड़ दिए। सिदरा हैरानी से कंधे उचकाती दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठी। तुम दोनों को अगर इस कमरे में रहने का इतना ही शौक है तो क्या ख्याल है, अकबर के चंद कारीगर मंगवा कर इसी कमरे में चुनवा ना दूँ? उन्होंने अपने पड़ोसी अकबर मिस्त्री को बादशाह के रुतबे पर फाइज करते हुए ज़बरदस्त मिसाल पेश की। अबीरा की तो हंसी ही छूट गई। हर वक्त ठीक ही, जाओ किचन को देखो। और सिदरा तुम जाओ जाकर ज़रा छत की सफाई करो, उन्होंने तेज़ लहजे में कहा। पप्पो आप टेंशन ना लें, मैं अभी जाकर सब कर देती हूँ। उनके गाल पर बोसा देकर वो बाहर भाग गई। सिदरा उसके इस अमल पे हैरान होती उसके पीछे थी और सुगरा बेगम भाई का लम्स महसूस करते बे आवाज़ रोने लगी थी। अबीरा उनके अजीज़ तरीन भाई की निशानी थी, अकलौती निशानी। अम्मी किसका ख़त है? सिदरा ने ख़त का लिफाफा चाक करती सुगरा से इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। नहीं पता बेटा, हमें भला कौन ख़त भेजेगा? उन्होंने ज़रा की ज़रा ख़त बाहर निकाला और वापस डालकर इसे पकड़ा दिया। जाओ संभाल कर रख दो। हो सकता है आरिफ की नौकरी का हो, ऐसा ना हो इधर उधर हो जाए और कोई अहम बात हो। उन्होंने फ़िक्रमंदी से इसे लिफाफा पकड़ाते हुए कहा। मगर अम्मी, मुझे लगता है ये ख़त बाहर से आया है। मेरा मतलब है कि बैरून मुल्क से। लिफाफे को उलट पुलट करते हुए बोली। जितना कहा है इतना कर, पता नहीं कितना अहम लिफाफा है, बस संभाल कर रख दो। आरिफ आने वाला है तभी घर के अंदर दाखिल हुआ। आसमानी रंग के कॉटन के सूट में भी पसीने से शराबोर हो रहा था। सुगरा तो इसे देखते ही परेशान हो गई। हाँ, बस जैसे ही ट्यूशन सेंटर से निकला कुत्ता पीछे लग गया, आखिरी गली तक पहुंचा के गया है। सिदरा के साथ साथ अम्मी को भी हंसी आ गई। बाहर आती अबीरा का कहकहा भी जानदार था। वो इसे घूर के रह गया। उसे लगा होगा शायद ये हैंडसम सा नौजवान रास्ता भूल गया। पानी पिला दो, तुम लोगों को मजाक सोच रहा है। और मेरी यहाँ जान निकल गई। आस्तीन फोल्ड करते हुए बोला और माँ के पास ही पलंग पे बैठ गया। सिदरा ने फ़ौरन इसे ख़त थमा दिया। किसका ख़त है? वो जो इन्हिमाक से ख़त पढ़ने में मसरूफ़ था अबीरा की आवाज़ पर चौंक गया। वो पानी का गिलास थामे खड़ी थी। इसने ख़त तय करके दोबारा लिफाफे में डालकर एक तरफ रख दिया और पानी पीने लगा। अम्मी, किसी अकरम अहमद का ख़त है लंदन से। गिलास वापस अबीरा को थमाते हुए माँ से मुखातिब हुआ। अकरम अहमद? वो पुरसोच अंदाज में बुड़बुड़ाई। वो तो तुम्हारे अब्बू के लंगोटिया यार थे। कहते हैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं और जब तक घर नहीं मिल जाता वो यहीं हमारे घर में ठहरेंगे। आरिफ की बात पर सिदरा और अबीरा दोनों उछली थी। हमारे घर? हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। चलो कहीं से तो बरकत की नवीद आई। सुगरा पुराने ज़माने की निशानियों में से थी। तभी मेहमानों को रहमत जानकर बेहद खुश हुई। लंगोटिया क्या होता है अम्मी? सिदरा की सुई अटकती हुई देखकर उसने पूछा। बहुत जिगरी दोस्त, बहुत प्यारा और पुराना। वो सादगी से समझाते हुए बोली। जो अरसे तक साथ रहे हों, साथ खेले हों। इसे छोड़ें फुप्पो, ये बताएं कि वो हैं कितने लोग और कब तक रहेंगे यहाँ? और अबीरा बेचैन थी। ख़त के मुताबिक तो उन्होंने बीवी, बेटे और बेटी का लिखा है, तो 4 लोग ही हुए। आरिफ ने सोचते हुए बताया। मगर हमारे घर में इतनी जगह कहाँ? अम्मी का कमरा इतना छोटा है कि बेड ही मुश्किल से आता है। यही हाल मेरे और सिदरा के कमरे का है और बैठक में तो तुम होते हो, तो मेहमान। अबीरा की बात भी सच थी। कब तक आमद मुतवक्के है उनकी? इसी हफ्ते की शाम तक अम्मी, आरिफ ने जवाब दिया। यूँ करते हैं कि बेटी को सिदरा और अबीरा के साथ और बेटे की तुम्हारे साथ जगह बना देंगे और अकरम भाई और भाभी के लिए ऊपर वाला कमरा मैं साफ़ कर लेती हूँ। मगर छत के कमरे में तो काट कबाड़ भरा है सारा। सिदरा फिक्रमंदी से बोली। जो टूटा फूटा है कबाड़ में बेच देते हैं, बाकी सब कचरे में फेंकवा दो। ये ठीक है अम्मी, आप लोग सामान बाहर निकालें, मैं नीचे ले आऊँगा। आरिफ भी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, फिर कुछ सोचते हुए रुक गया।
वैसे उन्होंने बाबा को लिखा है ये ख़त कि वो यहाँ घर और बिज़नेस सेट करना चाहते हैं। इसका मतलब एक तो इन्हें बाबा की मौत का पता नहीं, दूसरा वो शायद ज़्यादा देर हमारे घर ना रुकें। और अम्मी उन्होंने बाबा से किसी अच्छी जगह पे अच्छा मकान भी देखने को कहा है ताकि वो जल्द अज जल्द सेट हो सकें। उसने पूरी बात बताते हुए कहा मतलब काफ़ी अमीर लोग हैं फिर तो। सिदरा ने अंदाज़ा लगाया, जाहिर है लंदन में रहते हैं। अबीरा कहाँ खामोश रहने वाली थी, फिर तो लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा होगा। इस बार अंदाज़ा लगाने वाली सुगरा बेगम थी। तुम्हारे अब्बा मरहूम और अकरम की बहुत दोस्ती थी। चलो अल्लाह करे उनके दिल में इसे रिश्तेदारी में तब्दील करने का ख्याल आ जाए तो कम अज़ कम किसी एक बेटी के फ़र्ज से तो फारिग हो सकूँगी। अंदाजे के साथ साथ सुगरा बेगम दुखड़े रोते हुए बोलने लगीं और साथ साथ ख्वाब भी देखने लगीं। उनकी बात पे अबीरा ने गैर इरादी नज़र आरिफ पे डाली थी। वो इसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। आरिफ सर झटक के बाहर निकल गया, मगर अबीरा देर तक खुद से उलझती इसकी नज़रों का मफहूम ढूंढती रही। अकरम और समीना दोनों ही बेहद अच्छी और सुलझी हुई तबीयत के मालिक थे, तभी उनके मुतालिक जो खदशात सिदरा और अबीरा के दिल में थे कि लंदन के रहने वाले उनके छोटे से घर में गुजारा कैसे करेंगे, दम तोड़ गए थे। घर के छोटे साफ़ सुथरे सहन में वो सब बेतकल्लुफ़ अंदाज में कुर्सियाँ बिछाए गपशप में मसरूफ़ थे। सनिया भी सादा तबीयत की वजह से इन्हें बेहद पसंद आई थी। अस्सलाम वालेकुम सीढ़ियों से नीचे आती सुरैया पे सबकी नज़र पड़ चुकी थी। वो जो शॉर्टकट अपना के यहाँ आई थी, वापस जाने का भी सोच रही थी। बादल नाख्वास्ता इसे नीचे आना ही पड़ा था। अदब से सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ने मोहब्बत भरी निगाह उसके सादा और ख़ूबसूरत सरापे पर डालते हुए जवाब दिया। ये कौन है? उन्होंने सुगरा से पूछा। ये सुरैया बाजी हैं, हमारी लंगोटी। सिदरा ने अम्मी का कितने दिनों पहले बोला वो लफ्ज़ पकड़ रखा था। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की पहले आंखें फटी थी, फिर सारा सहन ज़ोरदार हंसी से गूंजा था। अम्मी ने अलबत्ता अपनी बड़ी बड़ी आंखें मज़ीद बड़ी करने की कोशिश करके इसे घूरा था। मेरा मतलब है हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं, काफ़ी पुरानी। फ़ौरन वजाहत देने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं। पाकिस्तान आकर मेरा तो जी खुश हो गया। सच में भाभी बहुत अच्छा लगा हमें। अपने दोस्त को ना पाकर तो दिली रंज भी हुआ, मगर आप सबकी मोहब्बत और इखलाक ने परदेस की सारी थकान दूर कर दी। अब बस कहीं अच्छा सा ठिकाना हमें भी मुयस्सर आ जाए। उनके बेटे हाशिम ने पहली मरतबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। आपने चूँकि ख़त में हदायत की थी तो मैंने कि ये अच्छी जगह मकानात देख रखे हैं, आप बस 1-2 दिन आराम कर लें, फिर देखना शुरू कर देंगे। मैं ख़ुद आप लोगों को ले जाकर दिखा लाऊंगा। आरिफ ने इन्हें मुतमईन किया। आराम क्या करना, अगर तुम फारिग हो तो आज शाम ही चलते हैं। अकरम को शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। जी जी ज़रूर अंकल, जब आप कहें। वो भी खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोला। अबीरा, सिदरा, जाओ बेटा खाने की तैयारी करो। सुगरा बेगम ने बेटियों को मुखातिब किया तो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। सुरैया के साथ साथ सनिया भी उनके साथ हो ली। कितने अच्छे लोग हैं ना। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि लंदन में रहने वाले लोग भी इतने सादा और बाइखलाक हो सकते हैं। सुरैया ने सेब काटते हुए कहा। अकरम अंकल ने 1 हफ़्ते के अंदर सब काम निपटा लिए थे और शिफ्ट भी हो गए थे। आज वो तीनों पूरे 1 हफ़्ते बाद अकेली बैठी थी, मगर सुबह से यूँ मीटिंग जारी थी जैसे मौका इन्हें 1 सदी बाद मिला था। लो, लंदन में रहने वालों के क्या सींग निकल आते हैं जो सादा और बाइखलाक नहीं हो सकते? नहीं यार, मेरा मतलब इन गरीब लोगों से था जो वहाँ जाकर 2 पैसे क्या कमा लें। यहाँ के गरीब रिश्तेदारों को मोह ही नहीं लगाते। सुरैया ने वजाहत की। खैर जो भी है, मुझे तो बहुत पसंद थे और सच बताऊँ मुझे तो इनका बेटा हाशिम बहुत पसंद आया। अबीरा की आवाज़ ने अंदर आते आरिफ के कदम वहीं रोक दिए। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। कितना संजीदा तबीयत का है और पर्सनैलिटी भी शानदार। मर्दों को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो अपनी धुन में बोले ही जा रही थी। आरिफ को लगा इसका सर घूमने लगा था। सुरैया बाजी, आपकी जोड़ी तो खूब सजेगी उनके साथ। टखनों की तरफ जाता दिल एक झटके से वापस आया था और आरिफ के लबों पे मुतमईन सी मुस्कुराहट फैली। वो तेज़ी से वापस मुड़ गया। ना बाबा, मुझे नहीं लगता मुझे कोई पसंद करेगा। फिर अब दोबारा मैं कोई तलखी नहीं चाहती। मुझे तो सनिया आंटी की नज़र में तुम्हारा अक्स साफ दिखाई दिया। क्यों सिदरा? बल्कि मुझे तो खुद हाशिम भी तुम में इंटरेस्टेड लगा। याद नहीं, तुम जैसी आरिफ से कोई चीज़ मंगवाती वो फ़ौरन ले आता दौड़ कर। सिदरा ने बड़ा सा चश्मा सीधा किया। अगर आरिफ अब ठहरा तो इसका गिरना बनता था। हाँ, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अबीरा चौंकी। सच अबीरा, आरिफ बता रहा था कि बहुत ही प्यारा घर है और गाड़ी भी ले रहे हैं। तुम्हारी तो लाइफ ही बन गई समझो। सुरैया मुस्कुराई। ये ख्वाब भी तो ऐसे ही देखती थी हमेशा। सिदरा ने इसे कोहनी मारी। हो सकता है तुम लोगों को अपने घर दावत भी दें। सुरैया ने अंदाज़ा लगाया। वैसे अबीरा,
अगर सच में ऐसी बात हुई तो तुम क्या फैसला करोगी? क्योंकि मुझे लगता है जैसे आरिफ भी तुम में इंटरेस्टेड है। सुरैया की शरारत भरी आवाज़ पे वो बुरी तरह चौंकी थी। भाई की तो अभी तक जॉब भी नहीं, और मेरे ख्याल में ऐसे हालात में अगर अकरम अंकल अबीरा का हाथ मांगते हैं तो अम्मी हरगिज़ इनकार नहीं करेंगी। सिदरा ने कुछ सोचते हुए कहा। वो दोनों इसी बात पे बहस करने लगी और अबीरा गहरी सोच में डूबी रही। खूबसूरत था। अकरम अंकल खुद इन सबको गाड़ी में लेकर आए थे। आरिफ और अम्मी नहीं आ पाए थे। आरिफ को कहीं इंटरव्यू देने जाना था और अम्मी की तबीयत ज़रा ख़राब थी। तभी वो सुरैया को साथ ले आए थे। वो भी बेहद खुश थी। घर के पिछले हिस्से में सरसब्ज लॉन के बीचों बीच लगे झूले ने इन्हें मज़ीद सरशारी दी थी। सुरैया और सिदरा तो पागलों की तरह वहीं चिपक के रह गई। अबीरा इन्हें वहीं छोड़ के अंदर चली आई और बाहर आते हाशिम से टकराते टकराते बची। आई एम सॉरी, बुरी तरह नर्वस हुई। सॉरी, असल में मैं आप लोगों को ही बुलाने आ रहा था। वो मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि वो लोग झूला छोड़ें अभी। वहीं खड़े खड़े सिदरा और सुरैया को खिलखिलाते देखकर वो मुस्कुराई थी। चलें, कोई बात नहीं, एंजॉय करने दें इनको। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। ये सनिया किधर रह गई? न जाने क्यों इसे हाशिम की नज़रों से घबराहट होने लगी। वो अम्मी के साथ किचन में बिज़ी है। इसे कुकिंग का बहुत शौक़ है। आप आइए ना मेरे साथ प्लीज़। अब की बार वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। इसने एक पल के लिए सोचा, फिर इसके साथ चल पड़ी। हाशिम का कमरा बेहद खूबसूरत था। कमरे के पेंट से लेकर कमरे में इस्तेमाल की हर चीज़ में गुलाबी रंग की झलक थी, जिससे अजीब सा फसूं तारी होने लगा। हाशिम ने आगे बढ़कर खिड़कियों से पर्दे हटा दिए तो कमरा चमक उठा। आपका कमरा बहुत शानदार है, बेख्तियारी वो बोली थी। मुझसे दोस्ती करेंगी? हाशिम का सवाल भी इसी कदर बेख्तियार था। वो बुरी तरह चौंकी। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बस दोस्ती चाहता हूँ। आप मुझे अच्छी लगी हैं, आपसे बातें करने को दिल चाहता है। दोनों हाथ सीने पर बांधे, लबों पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अबीरा का दिल धड़क उठा। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। इसे लगा इसने वहाँ आकर गलती की थी। मेरी बात का जवाब तो दे दें, तेज़ आवाज़ में बोला था। दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम एक पल के लिए थमे। आई एम सॉरी, तेज़ी से कहकर वह नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रह गया। अम्मी, आपने बुलाया? आरिफ ने पूछा तो सुगरा बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने आरिफ को बैठने का इशारा किया। वो कुर्सी घसीट कर उनके करीब हो बैठा। जी अम्मी, हुक्म करें। माँ का बेहद फर्मा बरदार था। सुगरा को अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र था। मुझे लगता है कि समीना और अकरम भाई को अबीरा बेहद पसंद आई है। मैंने न सिर्फ उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया, बल्कि मुझे लगता है कि अबीरा का झुकाव भी उनकी तरफ है। नए रिश्ते पाकर मैंने इसे बहुत खुश देखा है। आरिफ के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। और फिर तुम जानते हो कि अबीरा को शुरू से ऐसी आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी कितनी पसंद है। दिल की वादी पे उदासी की धुंध उतरने लगी थी। सच बताऊं तो मैंने अबीरा को हमेशा तुम्हारी दुल्हन के रूप में देखा है। मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि वो मेरी बहू बने, हमेशा मेरे पास रहे। मगर मैं कोई खुदगर्जी करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि अपनी ख्वाहिश के लिए मैं इसकी ख्वाहिश और ख्वाबों का गला घोंट दूँ। आरिफ तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो हमेशा मुझे सिदरा की तरह ही अजीज़ रही। तुम्हारी जॉब हो जाती, हालात कुछ बेहतर होते तो मैं ज़रूर इससे बात कर लेती। मगर अब जब किस्मत इसके लिए बेहतर रास्ता दे रही है तो मैं चाहती हूँ कि कम अज़ कम मेरी तरफ से कोई रुकावट ना आए। बेहद उदासी की हालत में भी इसे अपनी माँ पे फ़ख्र सा महसूस हुआ। मैं चाहती हूँ कि अगर वो लोग रिश्ता लेकर आएँ तो मैं फ़ौरन हाँ कर दूँ। उनके लहजे में इत्मीनान था। वो नहीं जानती थी वो ख़ुद अपने बेटे के दिल की दुनिया तहोबाला कर चुकी हैं। अबीरा और सिदरा दोनों बेहद खुश थीं। सुरैया की एक बेहद अच्छे घराने में बात तय हो गई थी और इस बार सरासर बग़ैर लालच के रिश्ता हुआ था। लड़के की बहन ने सुरैया को किसी तकरीब में देखा था और देखते ही पसंद भी कर लिया। सुरैया के घर में तो जैसे नई ज़िंदगी दौड़ गई। घर भर खुशी से मुस्कुरा उठा। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी, सो 1-2 दिन में तारीख भी रखने का कह गए। अबीरा और सिदरा का तो खुशी के मारे बुरा हाल था। मलाई जैसी रंगत वाली सुरैया का चेहरा गुलाल था। अबीरा और सिदरा ने छेड़ छेड़ कर इसका हशर ख़राब कर दिया। अबीरा, तुम फिक्र ना करो बच्चों, तुम्हारा काम भी 1-2 दिन में तमाम होने वाला है। ओके, सुरैया ने तंग आकर कहा। वो कैसे? वो जी भर के हैरान हुई। आंटी ने मुझे बताया था कि शायद समीना आंटी लोग तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। सुरैया ने इसे छेड़ा। सच में अबीरा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। याद है तुम्हें वो दिन जब हम बारिश में छत पर बैठे अपने अपने ख्वाब सुना रहे थे तो तुमने क्या कहा था? हाँ, अबीरा खोए खोए लहजे में बोली। मैंने कहा था कि मेरा ख्वाब है जिस शख्स से मेरी शादी हो, बेहद अमीर हो, उसका घर बेहद प्यारा हो, गाड़ी हो, घर के खूबसूरत से लॉन में झूला हो,
جس کی زنجیروں پہ بیل چڑھی ہو، اور وہ لڑکا بس مجھ سے پیار کرتا ہو، بے حد پیار۔ ہاں، اور ہم سب کتنا ہنسے تھے تم پر کہ بلی کے خواب۔ سدرا کا کہا جاندار تھا۔ چلو اب تو تم خوش ہو جاؤ نا، سریا نے اسے چھیڑا۔ میں دیکھتی ہوں شاید پھپھو کو کوئی کام ہو، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ سریا اور سدرا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ سریا حیرت سے بولی۔ سدرا کندھے اچکا گئی۔ اکرم اور سمینہ آئے ہوئے تھے۔ اس بار وہ ان کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھ پائی۔ حیا تھی یا کچھ اور، وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ یوں ہی کسی کتاب پہ ورق الٹ پلٹ کر رہی تھی کہ سغرا چلی آئیں۔ ابیرہ، سغرا کی آواز پہ جھٹکا کھا کے سیدھی ہوئی۔ پھپھو آپ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہ جانے کیوں اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ جی پھپھو، آپ حکم کریں، مؤدب لہجے میں بولی تھی۔ بیڈ شیٹ کے پھول دھندلانے لگے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے عارف نے خود کو اندر جانے سے روکا تھا۔ اکرم اور سمینہ ہاشم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ سچ کہوں تو خود میری بھی خواہش تھی کہ اس جیسے اچھے لڑکے کے لیے میری کسی بیٹی کا انتخاب ہو، اور دیکھ لو اللہ نے میری سن لی۔ پھپھو کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مطمئن تھا۔ مجھے تو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں تم پہ اپنی مرضی مسلط کروں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہو تو مجھے بتا دو۔ ماں باپ کی سمجھداری اپنی جگہ، مگر بچوں کی خواہشات کا احترام کرنا بھی ان کا فرض ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہے پھپھو، بمشکل بول پائی تھی۔ عارف اندر تک ٹوٹ گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ جیتے رہو، ہمیشہ سکھی اور آباد رہو۔ پھپھو دعائیں دیتی باہر چلی گئیں۔ کچھ لمحوں بعد ہی سدرا سریا دوڑتی اس کے پاس آئی۔ ہاں کر دی امی نے، اگلے جمعے کو تمہاری منگنی رکھی ہے۔ سدرا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تو وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جھٹکے سے سدرا سے لپٹ کر رو دی۔ اس کے اس رد عمل پر دونوں حیران بیٹھی رہ گئیں۔ جس قدر خوش وہ لوگ گھر آئے تھے اسی قدر اداسی اب ان سب کے چہروں سے چھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جس گھر میں خوشی کی ہنسی گونج رہی تھی اب وہاں عجیب سے افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ اکرم اور سمینہ جب گھر لوٹے تو ثنیا تو بھائی کی منگنی کا سن کر جھوم جھوم اٹھی۔ دیر تک وہ تینوں اس بات کو لے کر خوش ہوتے رہے، مگر اس وقت سب کی خوشیوں پہ پانی پھر گیا۔ جب ہاشم گھر لوٹا، ثنیا نے جو ہی اسے سرپرائز کے طور پر اس کے اور ابیرہ کے رشتے کا بتایا، وہ دم بخود رہ گیا۔ مگر وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ مگر کیا؟ سمینہ کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہونے لگا۔ میں تو سدرا کو پسند کرتا ہوں امی، ابیرہ میں تو مجھے ثنیا نظر آتی ہے، ایک بہن، ایک دوست کی طرح ہے میرے لیے۔ وہ واقعی حیران تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو ہاشم؟ سمینہ کے ساتھ ساتھ اکرم بھی پریشان ہو گئے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھتے ہی سدرا کو پسند کر لیا تھا۔ وہ بری طرح پھنسا تھا، مگر مجھے تو ہمیشہ تم ابیرہ کی طرف ہی مائل لگے۔ ہم سب کا یہی خیال تھا، اور سچ کہوں تو ہم سب کو ابیرہ بے حد پسند بھی ہے۔ ثنیا اور اکرم نے تائید میں سر ہلایا۔ آپ لوگ کم از کم اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے پوچھ لیتے۔ ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دیں گے، سمینہ نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں امی، اتنا بڑا فیصلہ بھی بھلا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو شوق ہے، وہ بھی 1000 واٹ کا۔ بد دلی سے بولا۔ خیر تم دل برا مت کرو، ابیرہ بھی اچھی لڑکی ہے، بہت خوش رکھے گی تمہیں، اکرم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں ابو، یہ شادی جیسا مضبوط بندھن ہے، کوئی مذاق نہیں کہ دل میں کوئی اور ہو اور رہیں آپ کسی اور کے ساتھ، وہ بھی ساری زندگی ایک سمجھوتے کی ڈوری میں بندھ کر۔ نہ تو میں اپنی زندگی خوار کر سکتا ہوں اور نہ ابیرہ کی، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی بات پھیلی ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے ابو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ خود سوچیں، دونوں ایک ہی گھر کی بہن ہیں۔ جب جب میں سدرا کو دیکھوں گا میرے دل کی خلش بڑھتی رہے گی، ابیرہ بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ اکرم سوچ میں پڑ گئے، واقعی ہاشم کی بات میں وزن تھا۔ مگر وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ اور ابیرہ، وہ تو لڑکیاں تو ذرا سی بات چھیڑنے پر ہی سپنے بننا شروع کر دیتی ہیں۔ سمینہ بھی فکر مند تھی۔ آنٹی سغرا بہت سمجھدار ہیں، وہ ضرور ہماری بات سمجھیں گی، اور ابیرہ کو میں جانتا ہوں، وہ اتنی سی بات پہ کوئی اثر نہیں لے گی۔ اب کہیں جا کے اس کے کھچے اعصاب نارمل ہوئے تھے۔ پھر بھی میں تو یہ بات کبھی نہیں کر سکتی، یہ بات اب آپ کو اکیلی سنبھالنی پڑے گی ثنیا کے ابو۔ سمینہ نے تو قطعی طور پر معذرت کی تو ہاشم امید بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے سر ہلا کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ سردی بڑھ گئی تھی، آج صبح سے جاری بارش نے موسم ایک دم سے بدل دیا تھا۔ ایسے موسم میں ہمیشہ وہ خوشی سے جھومتی پھرتی تھی، مگر آج عجیب سی اداسی نے گھراؤ کر رکھا تھا، وہ خود کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دل عارف سے بات کرنے کو مچل رہا تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا، اس کی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی، کبھی بھی اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ عارف کہاں ہے؟ اس نے ننھی بوندوں کو محسوس کرتے ہوئے کچن کی کھڑکی سے اندر کام کرتی سدرا کو مخاطب کیا۔
وہ تو صبح ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گیا، سدرا نے کھڑکی کے قریب آتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ پتہ نہیں، وہ بھی کھڑکی میں آ ٹھہری۔ مجھے تو کچھ اداس سا لگا عارف، تم نے تو کچھ نہیں کہہ دیا اسے؟ میں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ تم ہی اس سے خفا ہو تو وہ ایسے ہی اداس ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں عبیرہ خود پہ اختیار نہ کر سکی اور منہ بسور کر رونے لگی۔ عبیرہ، سدرا تیزی سے باہر لپکی۔ پاگل، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ نہیں سدرا، میں تم سے خفا ہو کے نہیں روئی، بلکہ مجھے تو اپنے آپ پہ افسوس ہو رہا ہے۔ ہاشم لاکھ اچھا صحیح، اس کا گھر، اس کی گاڑی میرے خوابوں، میری خواہشوں جیسی ہے، مگر میں اس سے… وہ اٹکی۔ میں اس سے کیا؟ سدرا نے گیلا ہوتا چشمہ اتار کے ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مگر ہاشم میرے خوابوں کے شہزادے جیسا بالکل بھی نہیں۔ پھر بھی میں نے پھپھو کے کہنے پہ سر جھکا دیا، مگر میرا دل میرے بس میں نہیں رہا سدرا۔ یہ تو عارف کی گردان کیے جا رہا ہے۔ سدرا کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عبیرہ؟ بمشکل بول پائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سدرا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے نہ صرف عارف کو بلکہ ایک بہت ہی مخلص اور سچے دوست کو کھو دیا۔ سوچو بھلا عارف سے زیادہ مجھے کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ صحن کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے عارف کے دل کی اداسی بارش کے ساتھ جیسے دھلنے لگی تھی۔ کتنا خوبصورت اقرار اسے نصیب ہوا تھا، وہ بھی چوری چھپے۔ وہ تو اپنی فائل لینے واپس گھر آیا تھا، وہ بھی دبے پاؤں، کہ عبیرہ سے سامنا نہ ہو اور وہ اس کی آنکھوں کے درد نہ پڑھ لے۔ مگر اب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی سدرا، بہت بڑی غلطی۔ اس نے سدرا کے ہاتھ تھام لیے۔ مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا عبیرہ، تو مجھے تو کم از کم کچھ بتاتی۔ وہ خفا تھی اور پریشان بھی۔ تمہیں کیا بتاتی جب میرا دل مجھ پہ ہی نہیں کھلا؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کب عارف… وہ اداس ہوئی۔ عارف کے دل کو کچھ ہوا۔ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا سدرا، مجھے تو پھپھو کی عزت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں ان کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ وہ کہہ کر سدرا سے لپٹ کر رونے لگی۔ عارف ایک مرتبہ پھر خالی ہاتھ رہ گیا تھا، وہ اسی خاموشی سے واپس ہو لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اکرم بھائی؟ اکرم کی پوری بات توجہ سے سننے اور سمجھ لینے کے باوجود وہ بھلا کیسے مان سکتی تھی؟ پھر بات میرے سدرا کی ہوتی تو بھی عبیرہ، وہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، مجھے بے حد عزیز۔ اس نے میرے فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اب میں اس کی خوشیاں چھین کر اپنی بیٹی کی جھولی میں ڈال دوں؟ یہ خود غرضی کیسے کروں بھلا؟ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آپ میری بات کو غلط لے رہی ہیں۔ اگر آپ ذرا توجہ دیں تو ہم ایک طرح سے ہاشم اور عبیرہ کی خوشیاں ان کو لوٹا رہے ہیں۔ ہاشم سدرا کو پسند کرتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ شادی صرف ایک زبردستی کا بندھن ہوگی۔ تب آپ خود فیصلہ کریں، دونوں بچوں کی ساری زندگی دھول ہو جائے گی۔ اکرم بھائی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، خود ان کو اپنے دلائل بے حد کمزور لگے تھے۔ شادی بہت مضبوط بندھن ہے بھائی صاحب، محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور مجھے اپنی تربیت پہ ناز ہے۔ عبیرہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اندر آتا عارف فوراً ماں کی طرف بڑھا تھا۔ امی کیا ہوا؟ بے حد پریشان تھا۔ میں بتاتا ہوں بیٹا، اکرم کو امید تھی کہ عارف جیسا سمجھدار بچہ ضرور ان کی بات سمجھ لے گا، تبھی انہوں نے ساری بات اسے بتا دی۔ عارف کے دل میں عجیب سی خوشی نے سر اٹھایا، مگر وہ اپنی کیفیت چھپا گیا۔ انکل ایک منٹ، مجھے امی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امی آپ ذرا باہر آئیں میرے ساتھ۔ وہ باہر آ گیا۔ امی یہ دیکھیں۔ اس نے خالی لفافہ ماں کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ میری جاب ہو گئی امی، بہت ہی مناسب تنخواہ کے علاوہ مجھے گھر اور گاڑی کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگا تھا۔ سچ عارف؟ خوشی کے مارے ان کے آنسوں میں مزید تیزی آ گئی۔ اور اب ایک ضروری بات، آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کی خواہش تھی عبیرہ آپ کی بہو بنے، اور یہ بھی کہ عبیرہ کو اس کے خواب بھی مل سکیں۔ تو اب میں اس قابل ہو گیا امی، پھر قدرت بھی موقع دے رہی ہے۔ اور وہ خاموش ہوا۔ پھر اور کیا؟ وہ بمشکل بولی، اور یہ صرف میری نہیں بلکہ آپ کی بھتیجی کی بھی خواہش ہے۔ وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا چاہتی۔ عارف نے جیسے ان کو نئی زندگی بخش دی۔ سچ؟ وہ تقریباً چلا اٹھی تھی۔ اگر پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ سدرا سے پوچھ لیں، کیونکہ سب اس نے صرف اسی محترمہ کو بتایا ہے۔ اب کی بار وہ کھل کے مسکرا دی تھی۔ شکر میرے اللہ کا، انہوں نے دل سے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، اور جس پاک ذات نے اس قدر مشکل فیصلہ ان کے لیے آسان کر دیا تھا، بے حد آسان۔ وہ اکرم بھائی کو خوشخبری سنانے اندر کی طرف مڑ گئی۔ عارف سدرا اور عبیرہ کو اپنی نوکری کی خبر دینے چل دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہاشم بھائی اپنی سدرا پہ لٹو تھے اور ہم سب عبیرہ کو چھیڑتے رہے۔ سریا نے سدرا کی لمبی چوٹی شرارت سے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اللہ سچ سریا باجی، مجھے تو اتنی شرم آ رہی ہے کہ ہاشم بھائی کو فیس کیسے کروں گی۔ اس دن جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے مجھے دوستی کے لیے کہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ لندن پلٹ ہیں، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے، اور وہ کتنے اچھے نکلے۔
लानत है मेरी सोच पे, मुझे तो दिल से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन मुझे तो अब भी डर लग रहा है, इन्हें मैं कैसे पसंद आ गई। फिर तुम सब भी तो कहते थे कि मेरे सादा हुलिये, तेल लगे बालों, मोटे चश्मे की वजह से मेरा निकाह तुम लोगों को बुर्का में करवाना पड़ेगा, ताकि गलती से भी लड़के की नज़र मुझ पर न पड़ सके। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोली। इस अचानक सूरत हाल ने सबसे ज़्यादा उसे हिला कर रख दिया था, वरना आरिफ और अबीरा की काया ही एकदम पलट गई थी। उदासी की जगह चहकार ने ले ली थी। सच कहूँ तो मेरे लिए बात बहुत ही शॉकिंग है, अबीरा ने एक आंख दबाते शरारत से कहा। तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी तुम्हें देखकर दिल हार सकता है। हम दोनों तो तुम्हें छेड़ते रहते थे, सुरैया ने इसे खुद से लगाते मोहब्बत पाश लहजे में कहा। सच? इसे यकीन नहीं आ रहा था। सच? अबीरा ने भी इस बार इसे ज़ोर से खुद में भींचते हुए कहा तो तीनों खिलखिला के हंस पड़ी। खाला, आप लोग तो मुझे बिल्कुल अकेला करके जा रहे हैं, सुरैया उदासी से बोली। नहीं बेटा, ऐसी बातें मुँह से नहीं निकालते। अगले माह तो तुम्हारी शादी है, नए रिश्तों में तुम यूं घुलोगी कि पुराने बस याद बनकर रह जाएंगे। उन्होंने प्यार से इसे समझाया। अल्लाह ने करम किया है, आरिफ को घर और गाड़ी मिली है, वरना सच कहूँ तो इस घर को छोड़ने का दिल नहीं करता मेरा। वो जज्बाती होने लगी। खाला, आप भी ना, आरिफ को देखे कितना खुश है। सुरैया ने कमरे के सामने ठहरे गुनगुनाते आरिफ को देखते हुए मुसर्रत से कहा। हाँ, अल्लाह इसे लंबी उम्र दे, आमीन। सुगरा बेटे को दुआ देने लगी। अबीरा कहाँ है? बरामदे में खड़ी सिद्रा के कानों में सरगोशी सी हुई। वो मुस्कुरा दी। बारिश की दीवानी छत पे है। उसने भी सरगोशी में जवाब दिया। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लपका था। सहन के बिल्कुल बीच में वह आसमान की तरफ चेहरा किए आंखें बंद किए खड़ी थी। वो चुपके से इसके करीब आ गया। अब तो मैं भी तुम्हारी तरह बारिश का दीवाना रहूँगा। अचानक भारी आवाज़ पे बेतरह चौंकी थी। वो क्यों? आरिफ को देखकर दिल में खुशी ने सर उठाया। क्योंकि इसी बारिश में मैंने तुम्हारा इतराफ़ सुना था। मेरा इतराफ़? वो जी भर के हैरान हुई। हाँ, वो जो तुम सिदरा से लिपट लिपट कर रही थी उस दिन बारिश में। उसकी बात पे अबीरा के गाल तक सुर्ख पड़ने लगे। तो क्या तुमने वो सब सुन लिया था? वो हकलाई। एक एक लफ्ज़ न सिर्फ सुना बल्कि हिफ्ज़ भी कर लिया। सुनाऊं? वो शरीर हुआ। अबीरा कुछ बोल ही ना पाई। बारिश शुरू हो गई थी। वो बारिश में खड़े भीग रहे थे, मगर दोनों को ही इस बात का एहसास तक ना था। हम कल नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, मगर तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी, नया बंधन मैं इसी घर से शुरू करना चाहता हूँ, जिसकी दीवारें मेरी मोहब्बत की गवाह हैं। इसने जेब से खूबसूरत से अंगूठी निकाल कर कहा। क्या तुम मुझे ये हक दोगी? खूबसूरत मर्दाना लहजा इसके कानों को जैसे नई ज़िंदगी की नवीद सुना गया। उसने धीरे से अपना हाथ आगे कर दिया। आरिफ ने प्यार से अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी। आरिफ, अम्मी की तेज़ आवाज़ पे वो चौंका। हम सफ़र, शुक्रिया। उसके कानों में सुर घोलता वो तेज़ी से नीचे उतर गया। वो वहीं खड़ी भीगती रही। इसे खुशी थी कि इसने मोहब्बत को पहचान भी लिया, मान भी लिया, और किस्मत ने भी इसका साथ दिया था। आंखें मूंदे अपने चेहरे पे बारिश महसूस करते वो दिल से मुस्कुरा दी थी। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।